हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 में सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में पढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, देखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया था कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। आज भी सुन लीजिए। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वह होती है जो किसी विलेय में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करती है। अगर उसमें विलेय के कण ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो उसके कुछ गुणधर्म ऐसे हैं जो उन विलेय के कणों की संख्या के आने से प्रभावित होते हैं। तो उसे हम लोग, वह जो गुणधर्म है उसे हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का नाम देंगे। कह सकते हैं इसे अणुसंख्य गुणधर्म। अणुसंख्य गुणधर्म। देखो, आज पहले इन सबको पूरा चारों पढ़ लेंगे। 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं और चारों के बारे में हम लोग कल कुछ बात किए थे, आज उसी के आगे करेंगे। पहले हम लोगों ने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ा है, जो नहीं पढ़े हैं वो भी जान लें। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में पहली क्या है? RLVP। RLVP जिसे बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, ठीक है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। क्या है? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। इसे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। और इसमें हम लोगों ने क्या बातें कर ली हैं? देखो, हमने आपको कल समझाया था, आज भी समझ लीजिए। पिछले वीडियो लेक्चर में आपको कुछ बताया था। देखो, पहली बात, वेपर प्रेशर क्या होता है? वेपर प्रेशर, जब वेपर प्रेशर समझेंगे तभी इसका रिलेटिव लेवलिंग भी समझ में आएगा, है ना। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, फिर उसके बाद रिलेटिव लेवलिंग समझेंगे ना। तो वेपर प्रेशर क्या होता है? ये मान लीजिए कोई सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट है, आपने इसे नीचे से हीट किया, है ना। और जब हीट करेंगे तो इसके बहुत सारे वेपर्स बनेंगे। ये वेपर्स बनी, और आपने क्या इसके ऊपर एक बर्तन रख दिया, मतलब एक कुछ ढक दिया इसे। तो इस स्थिति में जब ये केवल विलायक है, जब यह केवल विलायक है, तो इस स्थिति में इसमें बहुत सारी वेपर्स बनेंगी, और वही वेपर्स क्या कहलाएगा? इसका वेपर प्रेशर। वही जो कहने का मतलब, किसी विलायक द्वारा, ये कोई विलायक है, ठीक है, सॉल्वेंट है, किसी विलायक द्वारा वाष्प अवस्था में पात्र पर लगाया गया दाब ही उसका, उस विलायक का वाष्प दाब कहलाता है, या उस द्रव का वाष्प दाब कहलाता है, ठीक है। अब हम क्या करें? अब मान लीजिए इस समय इसका वेपर प्रेशर है P0। क्या है? P0। और हमने इसमें कोई नॉन वैलेटाइल सोल्यूट, अवाष्पशील विलेय, अवाष्पशील विलेय हमने इसमें मिला दिया। जैसे अवाष्पशील विलेय में जैसे हो गया चीनी हो गई, है ना, नमक हो गया, शुगर हो गई, साल्ट हो गया, कोई नॉन वैलेटाइल सोल्यूट हमने इसमें सोल्यूबल कर दिया। और जैसे घोलेंगे तो नॉन वैलेटाइल सोल्यूट के भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इसमें आ जाएंगे, ठीक है। और जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे तो अब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आने की वजह से क्या होगा? जिस टेम्परेचर पर इसमें जितना वेपर्स बन रही थी उतनी वेपर्स नहीं बनेंगी, और उतनी वेपर्स ना बनने की वजह से इसका जो वाष्प दाब है
वह कम हो जाएगा उसी टेम्परेचर पर। तो इस कंडीशंस में अगर हम मानते हैं इसका वाष्प दाब, इस विलयन का वाष्प दाब PS, देखो यस फॉर सॉल्यूशन है ना, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, प्रेशर ऑफ जहाँ नोट लिखा गया है वो समझ लीजिए उसकी प्योर स्टेट को दर्शाता है। कहीं भी आप यहाँ जितना नोट पढ़ेंगे वो इसकी प्योर स्टेट को दिखाया जाएगा, ठीक है। तो P0 और PS। अब आप लोग जरा हमें ये बताइए P0 बड़ा है कि PS बड़ा है, अर्थात P0 ये जो प्रेशर है यह ज़्यादा है कि यह ज़्यादा है? तो निश्चित है यह ज़्यादा है, क्योंकि इस पर बहुत सारी वेपर्स बन रही थी, अब इसमें उतनी वेपर्स नहीं बन रही हैं। तो वेपर प्रेशर समझ में आ गया। अब रही बात लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, क्या होता है? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, देखो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसमें क्या होगा, हमें पहले कितना वाष्प दाब था, वेपर प्रेशर था, जब इसमें हमने कोई अवाष्पशील नॉन वैलेंट ऑयल, कोई सोल्यूट इसमें सोल्यूबल किया, तब क्या वाष्प दाब रह गया, उन्हीं का अंतर हम क्या कहेंगे, रिलेटिव क्या नाम है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में अवनमन। अर्थात यह हो जाएगा P0 माइनस PS, यह क्या हो जाएगा P0 माइनस PS। अब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकालें, RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखो रिलेट करते हैं ना किसी से, तो हम लोग क्या किससे रिलेट करते हैं, इसमें सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से रिलेट किया जाता है। जितना हमारा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है उसी को रिलेट करेंगे किससे, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से, उसी को बोलेंगे हम लोग RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अर्थात P0 माइनस PS अपान P0, यही है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसे हम बोल सकते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। इतना आप लोग पिछले वीडियो में पढ़े भी हैं, समझे हैं, इसलिए हमने इसको फिर से ले आए हैं। आज पूरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम यहाँ ख़त्म करेंगे। अब इसी से रिलेटेड एक रूल है, उसको भी समझ लेते हैं, जिसे कहते हैं राउल्ट्स रूल। राउल्ट्स लॉ है ना, राउल्ट का नियम। राउल्ट ने क्या बताया, राउल्ट ने यह बताया कि कोई RLVP है वह किस पर निर्भर करती, किसके समानुपाती होती है। तो उन्होंने ये बताया कि अगर हम कोई RLVP निकाल रहे हैं तो हम लोग किसके समानुपाती कर सकते हैं, वह समानुपाती है विलेय के मोल अंश के, है ना। तो उन्होंने सीधा कहा किसी विलयन का RLVP जो होता है, अर्थात RLVP प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शंस ऑफ सोल्यूट होता है। जितने उसका मोल अंश होगा उतने उसका RLVP आएगा, है ना। इसको हम लोग लिख सकते हैं P0 माइनस PS अपान P0 इक्वल करेंगे, के लाएंगे अनुक्रम पर नियतांक x का मान एक रखेंगे, n अपान n प्लस कैपिटल ये, ठीक है। तो यही राउल्ट का नियम है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वल 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि आप सबको पता है विलेय के जो मोल अंश होता है वह एक में से अगर सॉल्वेंट को घटा दे तो भी उसके बराबर होगा, है ना। तो P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल स्मॉल n बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल n बराबर 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो राउल्ट्स ने क्या बताया, राउल्ट्स ने यह बताया किसी विलयन के लिए वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन उसमें उपस्थित विलेय के मोल अंश के बराबर होता है। सीधा ऐसे लिख सकते हैं आप, अर्थात करके इतना लिख देंगे तब भी सही है। तो राउल्ट्स का नियम क्या है उसको थोड़ा सा हम लिख दे रहे हैं।
राउल्ट्स का नियम, है ना। सीधा लिख सकते हैं किसी विलयन के लिए वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ठीक है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में, या बोल सकते हैं सीधा विलेय के लिख सकते हैं ना, विलेय के मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है, बस यही राउल्ट्स का नियम है। अगर आपसे कोई राउल्ट्स का नियम पूछे तो आसानी से आप इसको बता दीजिए, किसी विलयन के लिए वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल अंश के बराबर होता है। अर्थात करके आप ये बोल सकते हो पी नोट माइनस पी एस अपान पी नोट इक्वल स्मॉल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। अब कुछ चीज़ें और समझते हैं इसमें। देखो पी नोट माइनस पी एस अपान पी नोट इक्वल स्मॉल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, यह होता है। हम लोग जो सवाल लगाएंगे, न्यूमेरिकल्स लगाएंगे इसमें, तो इस एन को छोड़ दिया जाता है तन विलयन के लिए, लेकिन हम बार बार ये नहीं पता कर सकते कि तन विलयन है कौन, है ना। तन विलयन कैसा है, कैसे हम तन विलयन का ग्राम की मात्रा देख करके करेंगे, तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो हम लोग जब न्यूमेरिकल्स के लिए हल करते हैं तो न्यूमेरिकल, है ना, सीधा कर सकते हैं फॉर न्यूमेरिकल के लिए जब आप लोग यूज़ करिए तो क्या करिए, पी नोट माइनस पी एस अपान पी एस। अब आप ये आसानी से छोड़ सकते हो, स्मॉल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, यह आप यूज कर सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे ये कहाँ से आ गया, अब तक तो पी नोट माइनस पी एस अपान पी नोट था, अब ये कैसे आ गया, उसको भी देख लीजिए ये आया कैसे, है ना। यह कैसे आया वही हम दिखा रहे हैं। देखो यह है, ये तो राउल्ट्स का नियम है ना। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पी नोट उल्टा कर दीजिए, पी नोट अपान पी नोट माइनस पी एस इक्वल, इसको उल्टा कर दीजिए स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन बटे स्मॉल एन, कर सकते हैं। अब देखो पी नोट अपान पी नोट माइनस पी एस इक्वल, इसको आप जानते हो अलग अलग भागों में डिवाइड कर सकते हो, स्मॉल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन बटे स्मॉल एन, क्योंकि जब एलसीएम लेंगे तो इतना ही आएगा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होगा, एक, तो देखो पी नोट माइनस पी एस, पी नोट अपान पी नोट माइनस पी एस इक्वल 1 प्लस कैपिटल एन बटे स्मॉल एन, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको इधर ले आइए, पी नोट अपान पी नोट माइनस पी एस माइनस 1 इक्वल कैपिटल एन बटे स्मॉल एन, ठीक, इतना हो गया। अब एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो पी नोट माइनस पी एस एलसीएम होगा, और ये ऊपर क्या होगा, पी नोट माइनस, देखो जब इसका इसमें गुणा होगा -1 का तो ये हो जाएगा पी नोट, है ना, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है, प्लस पी एस, कौन कटेगा, पी नोट कैंसिल हो जाएगा, पी नोट कैंसिल, इक्वल क्या हो गया, कैपिटल एन बटे स्मॉल एन, पी एस अपान पी नोट माइनस पी एस हो गया ना। तो देखो इसको हम इधर लिख रहे हैं, इसको लिख रहे हैं तो पी एस अपान पी नोट माइनस पी एस इक्वल कैपिटल एन बटे स्मॉल एन, उल्टा कर दो, और उल्टा करने पर आपको यही मिलेगा, उल्टा करो
तो उल्टा करेंगे पी नॉट माइनस पी एस अपान, ये नीचे हो जाएगा और ये नीचे का ये ऊपर हो जाएगा। तो हम लोग न्यूमेरिकल्स के लिए ये एन का मान आसानी से निकाल सकते हैं ना। तो हम लोग सीधा क्या लिखेंगे, कैपिटल एन। ठीक, कैपिटल एन। अब ये स्मॉल एन कैपिटल एन है क्या, मोलों की संख्या है। स्मॉल एन विलेय के मोलों की संख्या, कैपिटल एन विलायक के मोलों की संख्या है। ठीक है, आसानी से हम इसको हल कर सकते हैं। तो हमें इन पर ध्यान नहीं देना है, हमें सिर्फ इस पर ध्यान देना है न्यूमेरिकल्स के दृष्टिकोण से, है ना। पी नोट माइनस पी एस अपान पी नोट इक्वल स्मॉल एन बटे कैपिटल एन। अब स्मॉल एन बराबर क्या होता है ये भी देख लेते हैं। स्मॉल एन इक्वल मास ऑफ सोल्यूट, तो बहुत दिनों से जानते हैं हम लोग, मास ऑफ सोल्यूट अपान मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। और कैपिटल एन क्या होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट जो विलायक है उसके मोलों की संख्या बटे मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, देखो एन इक्वल मास ऑफ सॉल्वेंट अपन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, है ना। स्मॉल एन कैपिटल एन सब पता हो गया। अब कुछ और चीज़ें, ये तो अवाष्पशील विलेय के लिए था। वाष्पशील विलेय, अगर किसी विलयन में वाष्पशील विलेय उपस्थित हैं तो उसके लिए राउल्ट्स ने क्या बताया हमको। ठीक है, उसके लिए देखिए, यह है दोनों वाष्पशील, है ना, विलेय और विलायक दोनों, या हम लोग सीधा बोल सकते हैं दो अवयव हैं, ये ए है और इसमें ए प्लस बी होगा, ए प्लस बी। ठीक है, दो अवयव हैं इस विलयन में और दोनों के दोनों वाष्पशील हैं। तो राउल्ट्स ने इनके लिए क्या बताया, इनके लिए बताया कि अगर इसमें हम ए का प्रेशर देखें पी ए का प्रेशर पी ए, वह किसके बराबर होगा, वह किसके समानुपाती होता है। तो राउल्ट्स के नियम के अनुसार मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के एक होगा ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के समानुपाती होगा। और पी बी, और इसको हम लोग आगे भी कर सकते हैं, पी ए इक्वल पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। कहने का मतलब यह शुद्ध अवस्था में जब यह इसमें नहीं मिलाया गया था तब इस ए का जो प्रेशर है, जैसे ये कहीं रखा गया है, मान लीजिए इसमें रखा गया है केवल ए, है ना, केवल ए रखा गया है, तो इसमें जो इसका प्रेशर, इसे हम क्या पी नॉट ए से प्रदर्शित करें। और जब इसमें ये मिला दिया गया, ठीक है, जब ये इसमें मिला दिया गया तब इसका पी ए कितना होगा, इसमें जो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए उसके बराबर होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये पी नॉट ए क्या है, पी नॉट ए है शुद्ध अवस्था में द्रव, जो वाष्पशील द्रव है ये ऐसा है। तो हम लोग सीधा यहाँ लिख लेते हैं, वाष्पशील द्रवों के लिए, वाष्पशील द्रव ना, वाष्पशील द्रवों के लिए राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम है। ठीक है, पी ए के लिए हम लोग देख चुके हैं, तथा पी बी के लिए क्या होगा, पी बी के लिए भी वही होगा, पी बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो पी बी इक्वल क्या हो जाएगा, पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक, अब पी टोटल क्या होगा इसका, पी टोटल इक्वल पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस पी बी हो गया। अब जा देखो, पी टोटल इक्वल पी ए प्लस पी बी में पी ए का मान कितना है, इतना,
पी नोट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ये मोल फ्रैक्शन का चिन्ह है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नोट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ पी। कहने का मतलब ये है, अगर किसी विलयन में दो वाष्पशील द्रव हैं, है ना, दो वाष्पशील अवयव हैं, तो उस विलयन का पी टोटल क्या होगा, उन दोनों अवयवों के शुद्ध अवस्था में जो आंशिक दाब है ना, और उनका जो मोल फ्रैक्शंस है उनका योग करिए, उसी के बराबर होगा पी टोटल। ठीक है, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, सवाल लगाने में काम करेगा भी। ठीक है, तो हमारे पास इतनी सारी चीज़ें आ गई, एक फार्मूला आ गया पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इक्वल स्मॉल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। या तो पूरा मान करके हल करो, अगर ये आपको बहुत बड़ा लगेगा भी बहुत बड़ा, है ना, तो आप लोग क्या करो, न्यूमेरिकल्स के लिए ये लगाओ पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल स्मॉल एन बटे कैपिटल एन। और स्मॉल एन बटे कैपिटल एन क्या होता है, स्मॉल डब्लू बटे स्मॉल एम बटे कैपिटल डब्लू बटे कैपिटल एम, ये हो गया। अब एक चीज़ और, जो राउल्ट्स का नियम, उसकी कुछ सीमाएं हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं। सीमाएं क्या है, कुछ विशेष जान लीजिए। यह केवल अवाष्पशील, अगर शुद्ध राउल्ट्स का नियम की बात करें वो किस पर लागू होगा, ये केवल उन्हीं विलयनों में लागू होता है जिसमें कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया गया हो और उसका तन विलयन हो, है ना। तो सीधा कह सकते हैं यह नियम अवाष्पशील विलयों के, जो अवाष्पशील विलय उनके तन विलयनों पर लागू होता है। तो उसको भी थोड़ा हम लिख दे रहे हैं, लिमिटेशंस ऑफ राउल्ट्स लॉ, है ना। लिमिटेशंस ऑफ राउल्ट्स लॉ आपके सामने है, 4 लिमिट है इसकी। लिमिट का मतलब ये होता है कि ये उससे आगे लागू नहीं होता, है ना। तो सबसे पहली बात, ये अवाष्पशील विलेय पदार्थों के तन विलयनों पर लागू होता है, पहली बात। शांत विलयन अगर होगा, मतलब जो कंसंट्रेट सॉल्यूशन होगा, उस पर यह नियम लागू नहीं होता, क्योंकि उस पर ये विचलन प्रदर्शित करते हैं। मतलब लगाएंगे तो, लेकिन वह राउल्ट्स का नियम लगाएंगे तो हो सकता है पी एस का मान कुछ डिफरेंट आ जाए, है ना, ऐसा कुछ होगा, या पी नोट का मान डिफरेंट आ जाए, या विलेय पदार्थ का अनुभार डिफरेंट आ जाए, तो यह केवल तन विलयनों पर ही लागू होता है ना। आगे, यह उन अवाष्पशील विलयों पर लागू नहीं होता है जो विलायक से कोई क्रिया करते हैं। जो विलायक से खुद क्रिया कर लें उन पर यह नियम लागू नहीं होता। यह केवल आदर्श विलयन, नया नाम है आप लोगों के लिए, आदर्श विलयन, है ना। आदर्श गैस तो पढ़े हैं, अब ये आदर्श विलयन क्या हो गया। तो आदर्श विलयन पर लागू, पूर्ण रूप से लागू होता है, अभी आगे बताया जाएगा। इसी के बाद आदर्श विलयन क्या है ना, उसके बाद हम बात करेंगे आपसे। चौथा, जो पदार्थ विलयन में संगुणित होते हैं अथवा वियोजित होते हैं उन पर यह नियम लागू नहीं होता है। ये 4 इम्पोर्टेंट लिमिटेशंस हैं किसके, राउल्ट्स के। कौन कौन से, ये अवाष्पशील विलेय पदार्थों के तन विलयनों पर ही लागू होता है, ये उन वाष्पशील विलयों पर लागू नहीं होता है जो विलायक से क्रिया करते हैं, ये केवल आदर्श विलयन पर पूर्ण रूप से लागू होता है। जो पदार्थ विलयन में संगुणित, एसोसिएट या डिसोसिएट, है ना, संगुणित, एसोसिएट या डिसोसिएट होते हैं, मतलब टूट जाएं या जुड़ जाएं, उन पर यह नियम लागू नहीं होता है। अब एक नया नाम आया हम लोगों के लिए, आदर्श विलयन, है ना। इसको समझते हैं, आदर्श विलयन क्या है, इसी राउल्ट्स के नियम से रिलेटेड है वो भी। तो आदर्श विलयन क्या है, तो चलिए देखते हैं आदर्श विलयन क्या है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, समझते हैं आइडियल सॉल्यूशन क्या। वीडियो रोक करके नोट कर लीजिए।
आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श विलयन। ठीक है, देखो आदर्श विलयन ये कोई विलायक है ना, ये कब आदर्श विलयन होगा, कब आइडियल होगा, उसकी कुछ शर्तें हैं। अगर ये शर्तें, ये विलयन जो शर्तें हम बताने वाले हैं, अगर वह शर्तें, वह विशेषताएं ये विलयन प्रदर्शित करेगा तो निश्चित है आइडियल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, हमने इसमें ये कोई सॉल्वेंट है, ठीक है, मान लीजिए सॉल्वेंट में ये जल हो गया, ठीक है, पानी, इसमें हमने NaCl एक नॉन वायलेट ऑयल सॉलिड ऐड कर दिया। जब इसमें हम घोल देंगे तो घोलने पर इसके आयतन में जो इसका वॉल्यूम है, उसके वॉल्यूम में कोई परिवर्तन ना हो, जीरो हो, है ना। कहने का मतलब हमने क्या किया, 2 लीटर पानी है, इसमें हमने 100 ग्राम चीनी ऐड किया तो इसका वॉल्यूम नहीं बढ़ा, वॉल्यूम उतना ही था, है ना, तो वॉल्यूम इक्वल 0। और घोलने पर ना तो उष्मा उत्सर्जित हुई ना तो अवशोषित हुई, अर्थात उष्मा में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। और उसका जो P टोटल है ना, ये भी परिवर्तित नहीं हुआ, अर्थात P टोटल भी हो गया 0। कह सकते हैं P0A मोल फ्रैक्शन ऑफ A, है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस P0B मोल फ्रैक्शन ऑफ B इक्वल 0। सॉरी, देखो ये थोड़ा गलत हो गया, इसको थोड़ा मिटाते हैं। PA, है ना, अगर हम कोई A ले आए, इसमें 2 द्रव हैं, वाष्पशील द्रव हैं, तो PA इक्वल किसके होगा, PA इक्वल P0A मोल फ्रैक्शन ऑफ A, है ना। कहने का मतलब P0A जो इसकी शुद्ध अवस्था में जो इसका वाष्प आंशिक दाब है और जिसका मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, दोनों का गुणा करेंगे तो PA के बराबर अगर आ रहा है तो वह आइडियल सॉल्यूशन है। ठीक है, PB इक्वल P0B मोल फ्रैक्शन ऑफ B। ये अगर शर्तें पूरी हो रही हैं किसी विलयन के लिए तो हम कह सकते हैं कि वह एक आइडियल सॉल्यूशन है। तो आइडियल सॉल्यूशन की हम लोग परिभाषा लिख लेते हैं, अभी इसको विशेषता में ले आएंगे ना। लिख सकते हैं वह विलयन जिसके बनने पर विलयन के आयतन, है ना, विलयन के आयतन एवं एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे आदर्श विलयन कहते हैं। और यही बात राउल्ट भी बताते हैं ना, राउल्ट का नियम भी यही बात करता है। तो अथवा हम बोल सकते हैं वह विलयन जो पूर्ण रूप से राउल्ट के नियम का पालन करता है, उसे हम क्या बोलेंगे, आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है,
वह विलयन जो पूर्ण रूप से राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आइडियल सॉल्यूशन। ये दो बातें हैं। अब इसकी विशेषताएं, है ना, इसको आप नोट कर लीजिए, विशेषता पढ़ते हैं। विशेषताएं, इसकी विशेषताएं क्या, देखो इसकी विशेषता है डेल्टा V इक्वल 0। पहली बात आप बोल सकते हैं विशेषता में, जब विलयन में कोई नॉन वैलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया जाता है तो उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात यह। दूसरी विशेषता क्या इसकी है, डेल्टा H एंथैल्पी, एंथैल्पी जो चेंज है वह भी होगा 0। तीसरी बात, ये विशेषता है सब, है ना, इक्वल 0। तीसरी बात, PA इक्वल मोल फ्रैक्शन ऑफ A, P नॉट A, ऐसे लिख सकते हैं, P नॉट A मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस P नॉट B मोल फ्रैक्शन ऑफ B। ये तीनों आदर्श विलयन की विशेषताएं हैं। अब आदर्श विलयन जब पढ़ लिए तो अनादर्श विलयन भी पढ़ लेते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि सबको डालने पर आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता और डेल्टा H में कोई परिवर्तन। बहुत सारे ऐसे विलयन है, जैसे आपने क्या किया, पानी में चूना डाल दिया तो उसकी एंथैल्पी चेंज हो जाएगी ना, उसकी एंथैल्पी बदल जाएगी, चून बहुत तेज़ गर्म हो जाएगा। तो ऐसे विलयन को हम लोग क्या बोलेंगे, अनादर्श विलयन। ठीक है, तो ये इसका समझ लीजिए, ये आइडियल सॉल्यूशन की विशेषता है। अब हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ते हैं, एकदम उसी का उल्टा, है ना, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अगर आप आइडियल सॉल्यूशन की परिभाषा लिखें तो इसकी परिभाषा आसानी से लिख सकते हैं। वह विलयन जिसके बनने पर उसके आयतन तथा उसके एंथैल्पी में परिवर्तन हो जाता है ना, वह विलयन जिसके बनने पर उसके आयतन एवं एंथैल्पी में परिवर्तन हो जाता है उसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। अथवा वह विलयन जो राउल्ट के नियम का पूर्ण रूप से पालन नहीं करता उसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। विशेषता क्या है इसकी, देखो विशेषता यहीं से, डेल्टा V डज नॉट इक्वल 0। दूसरा, डेल्टा H डज नॉट इक्वल 0। तीसरा, PA डज नॉट इक्वल P नॉट A मोल फ्रैक्शन ऑफ A। लिख सकते हैं PA PB, ये दो वाष्पशील द्रव हैं, उनके लिए बात हो रही ना। डज नॉट मोल फ्रैक्शन ऑफ B इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ P नॉट B इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B। यह नॉन आइडियल सॉल्यूशन की विशेषताएं हैं, या आइडियल सॉल्यूशन की विशेषताएं हैं। यहाँ से बोर्ड में कभी कभी क्वेश्चंस पूछते हैं, आदर्श विलयन की विशेषता है ना, 4 ऑप्शन दे दिए, उसमें से कोई एक सही रहेगा, बाकी 3 गलत रहेंगे, है ना। तो ये आदर्श विलयन क्या नाम है, आदर्श विलयन अनादर्श विलयन की परिभाषा हो गई, उसकी विशेषता हो गई। अब हम लोग राउल्ट्स का नियम जो पीछे पढ़े हैं वह हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, हम उसका लगाएंगे न्यूमेरिकल, P नॉट माइनस PS अपान P नॉट, है ना, P नॉट माइनस PS अपान PS इक्वल स्मॉल n बटे कैपिटल N से। एक फार्मूला यही यूज़ करेंगे, दूसरा फार्मूला यूज़ करेंगे जब वाष्पशील कोई द्रव होगा तब, है ना, P टोटल इक्वल PA प्लस PB। अब PA प्लस PB हम लोग जानते क्या है, तो चलिए लगाते हैं कुछ सवाल। देखिए राउल्ट के नियम पे ये सवाल है ना, इसको समझते हैं। किसी पदार्थ के 18.1 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोला गया, तो यहाँ पर 18 ग्राम है, 18.1 ग्राम है, तो विलेय का भार दिया क्या है उसको नोट कर लेते हैं, है ना, गिवन
2 क्वेश्चन है हमारे पास, हम इसको हल कर रहे हैं। तो देखो स्मॉल डब्लू कितना दिया गया 18.1 ग्राम ये, और वहीं कैपिटल डब्लू का मान दिया गया है, कैपिटल डब्लू 100 ग्राम जल में घोला गया। ठीक, बिलियन का वाष्प दाब है, अर्थात जब बिलियन का वाष्प दाब था वह क्या नाम है, बिलियन, मतलब बिलियन का मतलब क्या, पीएस है ना, तो पीएस दिया गया आपको, पीएस, एक और चीज़ लिखते हैं पीएस इक्वल कितना 87 mm, ठीक, मिलीमीटर। इसी ताप पर जल का वाष्प दाब भी दिया गया आपको, जल का वाष्प दाब अर्थात शुद्ध जल है ना, P0 का मान दिया गया 92 mm। ठीक, पदार्थ का अणुभार निकालना है आपको, स्मॉल m का मान कैलकुलेट करना है, और जल है तो इसके लिए कैपिटल M का मान आप लोग मोलर मास जल का जानते हैं 18 होता है। तो लिखेंगे राउल्ट्स के नियमानुसार, राउल्ट के नियमानुसार क्या होगा, P0 माइनस PS अपान PS, ध्यान दीजिएगा अपान PS करके हल करिए। ठीक है, हो सकता है कुछ क्वेश्चंस P0 अपान PS अपान P0 में मिल सकते हैं, लेकिन वह सही नहीं है पूरी तरह से। ठीक है, इक्वल स्मॉल डब्लू बटे स्मॉल m होगा बटे कैपिटल डब्लू बटे कैपिटल M होगा। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है स्मॉल m, है ना, इसको हम ऐसे लिख देते हैं। तो मान रखें, और मान रखने में क्या करें, P0 का मान कितना है हमारे पास 92 माइनस 87 बटे 87 है ना, इक्वल स्मॉल डब्लू बटे स्मॉल m। स्मॉल m क्या है 18 ग्राम किसी पदार्थ, वही स्मॉल m आपको निकालना है। स्मॉल डब्लू दिया गया 18.1 ग्राम, स्मॉल m आपको कैलकुलेट करना है। ठीक, बटे कैपिटल डब्लू का मान 100 ग्राम है बटे 18। ठीक, अब इसी को हम लोग हल करेंगे, और हल करने पर देखो ये m है, इसमें से इतना घटा करके जब आप हल करेंगे तो आंसर आपका आएगा 56.75 बराबर, लगभग बराबर कर सकते हैं 57। अनुभाग कितना आएगा इसका 57। इसको हल कर लीजिएगा, यम का मान निकालना है ना आपको, तो यम का मान ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, गुणा करिए घटाइए हल करिए, इतना तो जानते हैं। चलिए इसको मिटा करके अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला। इसमें भी यम का मान निकालना है, कुछ भी मान पूछा जा सकता है, PS P0 कुछ भी पूछा जा सकता है। हम 2 सवाल ले आए हैं राउल्ट्स के नियम पर, उसको आप आसानी से समझ सकते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, किसी निश्चित ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब, शुद्ध बेंजीन मतलब यह आपको दिया गया है P0, बेंजीन यहाँ विलायक का कार्य कर रही है, वाष्प दाब 0.850 है ना। जब 5 ग्राम ठोस को, अवाष्पशील ठोस को विलेय पदार्थ को 39 ग्राम में घोला गया, बताओ, तो बेंजीन में मिलाया गया, तो बिलियन का वाष्प दाब अर्थात PS कितना हो गया, PS हो गया 0.845 बार, इतना बार है। ठीक, इतना दिया गया। और क्या है, स्मॉल डब्लू हमें दिया गया है 39 ग्राम, नहीं 5 ग्राम, ये 39 ग्राम बेंजीन है, तो स्मॉल डब्लू आपको 5 ग्राम, स्मॉल m आपको कैलकुलेट करना है। कैपिटल डब्लू कितने ग्राम में घोला गया, 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया है ना, तो 39 ग्राम का मतलब ये 39 है। कैपिटल डब्लू स्मॉल m, बेंजीन के लिए स्मॉल m दिए हैं 78 है ना। अब राउल्ट्स के नियम के अनुसार आप लोग चलेंगे
पी नोट माइनस पी एस अपान पी एस इक्वल स्मॉल एन बटे कैपिटल एन। तो स्मॉल एन को हम ऐसे लिख सकते हैं स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम बटे कैपिटल डब्ल्यू बटे कैपिटल एम। आपको निकालना क्या है, यही स्मॉल एम। तो देखो स्मॉल एम इक्वल क्या हो जाएगा, आप मान घटा करके लिख सकते हैं या सीधा डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। स्मॉल एम इक्वल, देखो ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो एक काम करते हैं, पहले मान रख करके तभी हल करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो 0.0850 माइनस 0.845 अपान 0.845 इक्वल स्मॉल डब्ल्यू का मान दिया गया है 5 ग्राम बटे स्मॉल एम का मान निकालना है बटे कैपिटल डब्ल्यू का मान 39 है ना, और बटे बेंजीन है ये 78 है ना, और 78 दुनाई कर सकते हैं 39 है ना। तो सीधा हम लोग लिख सकते हैं इसमें से इतना घटा दें, 0.085 में से इतना घटा दें तो हो जाएगा प्लस, देखो इसमें से इतना घटाते हैं 10 में से 5 जाएगा 5 बचेगा, और यहाँ बचेगा आपका 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ बचेगा आपका 4 में से 4 0 और 8 रहेगा 0.005 अपान 0.845 इक्वल, ये देखो ये 2 जाएगा ऊपर, जब ऊपर जाएगा और 2 ये आएगा नीचे है ना। तो 5 दुनाई 10 बटे यम, ये बनेगा 5 दुनाई 10 बटे यम। तो यम इक्वल क्या हो जाएगा, यम इक्वल इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 8.45 बटे, गुणा करेंगे तो दशमलव यहाँ हट जाएगा 0.005 इतना हो जाएगा। अब इससे आप भाग दे सकते हैं, तो भाग देंगे, देखो दशमलव हटा दें, दशमलव हटाने के लिए यहाँ क्या नाम है 3 अंक बाद दशमलव यहाँ इतना है, तो हम लोग कर सकते हैं 84/50 बटे 5 कर सकते हैं। तो यम इक्वल 5 × 5 है ना, कितना बचेगा 3 बचेगा, और जब 3 5 6 30 ये हो जाएगा आपका 34 है, 34 में अब 4 बचेगा 45, 5 9 45 ठीक है। तो 1 2 3 ये इतना ही होगा, इतना ही। अरे दशमलव हटाएंगे 0 आएगा ना, तो रुक जाओ 1 मिनट, हाँ 845 दशमलव ठीक 149 ठीक है। तो आंसर कितना आएगा 149। आप इसको हल कर लीजिए, 149 आंसर आपके सामने। हाँ 169, 149 नहीं 169 आंसर आएगा ठीक है। आगे अब हम लोग दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, उसके बारे में समझते हैं। पहली राउल्ट RLVP हो गई, दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बुक में हैं, इस पर रिलेटेड आप लोग इसको लगाइए ठीक है, और मुझे विश्वास है सभी क्वेश्चंस आप लोग लगा ले जाएंगे। दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, इसको समझते हैं। क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है, देखो यह कोई हमने विलायक लिया, देखो वाष्प दाब में कमी जब होगी तो क्वथनांक बढ़ जाएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं जिस दाब पर जल का वाष्प दाब अर्थात विलायक का वाष्प दाब या द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, उसे हम उसका क्वथनांक कहते हैं। तो निश्चित है वाष्प दाब में कमी हुई है, और जब वाष्प दाब में कमी हो जाएगी विलेय पदार्थ को घोलने पर, तो क्वथनांक भी उसका बढ़ जाएगा, है ना। देखो
सीधा बात करते हैं इसमें। ये एक सॉल्वेंट है और इसका क्वथनांक है टी नॉट। क्या है? टी नॉट। शुद्ध कोई विलायक है, इसका क्वथनांक टी नॉट। इसमें हमने नॉन वोलेटाइल कोई सोल्यूट हमने ऐड कर दिया। कोई सोल्यूट है हमने इसमें ऐड कर दिया, जैसे चीनी है, नमक है। जब हम इसमें ऐड करेंगे तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आएंगे इसके, है ना। तो निश्चित है जिस टेम्परेचर पर ये बॉईल कर रहा था ये सॉल्वेंट, मिलाने पर उसी टेम्परेचर पर अब ये बॉईल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कुछ उष्मा तो ये विलेय के कण ले लेंगे, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि और अब इसे गर्म करना पड़ेगा। मान लीजिए यह 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल कर रहा था, तो अब क्या 100 डिग्री सेल्सियस अब भी देने पर जब इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट घोला गया, अब भी इसमें उतने पर यह बॉईल करेगा? नहीं करेगा। तो निश्चित है हमें इसके बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाना पड़ेगा। मान लीजिए 105 पे बॉईल किया जब विलयन बना तब, तो क्वथनांक में कितना उन्नयन हुआ? 105 है ना। 105 में से इतना घटा देंगे, है ना। तो क्वथनांक में क्या हो गया? उन्नयन। तो क्वथनांक में उन्नयन का मतलब क्या है? डेल्टा टी बी इक्वल कौन अधिक है? अब ये बिलियन बन गया, है ना। और ये हम बिलियन का क्वथनांक क्या मान रहे हैं? टी। ये बिलियन क्वथनांक क्या है? टी। और ये विलायक क्वथनांक क्या है? टी नॉट। पहले क्वथनांक जो था, क्या अब उसी क्वथनांक पर जब यह बिलियन बन गया ये विलायक, तो उसी पर बॉईल करेगा? नहीं करेगा। तो नहीं करेगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक हो, तो क्या होगा? टी बी इक्वल टी माइनस टी नॉट। पहला फार्मूला ये, ठीक है। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक में उन्नयन कहते किसे हैं? सीधा लिखेंगे आप लोग, जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो उस विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, जिसकी वजह से उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वथनांक में हुई इसी वृद्धि को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं या क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं, ठीक है। अगर हम लोग कोई विलायक है उसका क्वथनांक टी नॉट मानते हैं, उसमें कोई विलेय जब घोला गया वह विलयन बना, उसका क्वथनांक टी है, तो डेल्टा टी बी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बॉइलिंग पर डेल्टा टी बी इक्वल हो जाएगा टी माइनस टी नॉट, ठीक है। अब एक चीज़ और समझिए, कुछ और संबंध देखते हैं। विलेय पदार्थ की मोललता एवं डेल्टा टीबी में संबंध, डेल्टा टीबी में संबंध, यह क्या है? विलेय पदार्थ की मोललता, मोललता मतलब यम, और विलेय पदार्थ की मोललता स्मॉल एम और डेल्टा टीबी क्वथनांक में उन्नयन में क्या संबंध होगा? देखो, डेल्टा टीबी का मान उतना बढ़ेगा जितने इस विलयन में विलेय पदार्थ की मोललता होगी, अर्थात डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं मोललता, है ना। तो डेल्टा टीबी इक्वल का चिन्ह हटाएंगे, लाएंगे के एफ इंटू यम, मोललता से रिलेटेड है इसलिए सॉरी के बी होगा, क्या होगा? के बी। तो यह हो गया आपका डेल्टा टीबी इक्वल के बी यम, और यहाँ के बी क्या है? मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल नहीं, मोलल उन्नयन स्थिरांक, ये के बी का मान, ठीक। इतना समझ लीजिए। और कुछ और समझ लेते हैं। विलेय पदार्थ के अणुभार यम तथा केएफ में संबंध, केएफ में संबंध, या हम बोल सकते हैं
कोई विलेय पदार्थ है और क्वथनांक से रिलेटेड है तो उसके क्वथनांक उसका अनुभाग कैसे निकलेगा। तो देखो हम जानते हैं डेल्टा टी बी इक्वल के बी यम। तो बताइए डेल्टा टी बी इक्वल के बी और यम का मतलब मोललता। अब मोललता बराबर होता है विलेय का भार बटे अनुभार बटे विलायक का भार कैपिटल डब्लू गुणे 1000 होगा ना। तो डेल्टा टी बी इक्वल के बी है ना, स्मॉल डब्लू गुणे 1000 बटे स्मॉल एम गुणे कैपिटल डब्लू। तो स्मॉल एम बराबर क्या होगा, स्मॉल एम बराबर 1000 गुणे के बी इंटू स्मॉल डब्लू बटे डेल्टा टी बी इंटू कैपिटल डब्लू। ये फार्मूला है। अगर क्वथनांक में उन्नयन से रिलेटेड हमें सवाल लगाना है ना, और हमें अनुभाग की गणना करनी है उस विलेय पदार्थ तो यह फार्मूला है। यम इक्वल 1000 गुणे के बी गुणे स्मॉल डब्लू, छोटे के ऊपर छोटा बड़े के ऊपर है, अर्थात 2 डब्लू हैं, स्मॉल डब्लू कैपिटल डब्लू। स्मॉल डब्लू विलेय का भार, कैपिटल डब्लू विलायक का भार। तो ये इतना याद रखिएगा, बड़े के ऊपर छोटा वाला है तो स्मॉल डब्लू बटे कैपिटल डब्लू, बाकी ये सब मान याद रहेगा। ठीक है, अब हम लोग लगाते हैं इस पे एक सवाल। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, 6 ग्राम यूरिया को 200 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना करनी है, अर्थात डेल्टा टी बी हमें कैलकुलेट करना ना। तो हमें डेल्टा टी बी सबसे पहले कैलकुलेट करना है। 6 ग्राम यूरिया है, बताओ यूरिया 200 ग्राम जल में घोला गया, स्मॉल डब्लू कौन 6 ग्राम, तो स्मॉल डब्लू बराबर 6 ग्राम, ठीक, और कैपिटल डब्लू बराबर 200 ग्राम, 200 ग्राम है, ठीक। और डेल्टा टी बी निकालना है आपको। स्मॉल यम यूरिया का जानते ना, यूरिया का ये जो अनुभार होगा NH2CO NH2 मान रखेंगे 14 + 2 + 12 + 16 + 14 + 2, 14 2 16 है ना, और 14 2 16, 16 16 32, 32 और 16 48 और 12 60, कितना हो जाएगा 60। और जल है तो जल के लिए इस कैपिटल एम बराबर कितना होगा 18 होगा। ये अनुभार आ गया। और हमें डेल्टा टी बी निकालना है। एक चीज़ और दिए हैं क्वेश्चंस में, के एफ इक्वल 0.52 है ना, इतना, सॉरी के बी इक्वल, के एफ दिमाग में आ रहा है, के बी इक्वल 0.52। अब देखो फार्मूला क्या होगा हमारा, फार्मूला यम इक्वल 1000 इंटू के बी इंटू स्मॉल डब्लू अपान डेल्टा टी बी इंटू कैपिटल डब्लू। तो मान रख दें हमें डेल्टा टी बी निकालना है, तो डेल्टा टी बी, देखो डेल्टा टी बी इक्वल ये हो जाएगा 1000 गुणे के बी का मान 0.52, ठीक है, इंटू स्मॉल डब्लू का मान 6 ग्राम बटे डेल्टा ये स्मॉल एम नीचे आएगा, यह हो जाएगा 60 गुणे 18, ठीक है। अब इसी को हल कर दीजिए, आंसर आपके सामने होगा। कैपिटल डब्लू ये 18 नहीं 200, सॉरी 200 सब सही है। कैपिटल डब्लू का मान 200। यहाँ हमें इसके यम से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है, ये तो लिख दिए हैं, यहाँ इसके यम से कुछ लेना देना नहीं है क्योंकि हमें स्मॉल एम से लेना देना है ना। अब इसको काट सकते हैं, 5 बार जाएगा है ना, 225 1000, 5 से इसे काट सकते हैं, 5 बरहिया में है ना 60, यह हो जाएगा डेल्टा टी बी
इक्वल 0.52। अब देखो ज़्यादा 12 से ये भी कट सकता ना, इससे इसको कैंसिल कर सकते हैं, 6 दूनाई 12, तो लिख सकते हैं बटे 2, है ना। तो डेल्टा टी भी इक्वल आएगा 0.26। ठीक है ना, 0.26। एक चीज़ और समझिए, ये तो जनरली बहुत साधारण क्वेश्चन था, कभी कभी आपसे पूछ लेंगे बिलियन का क्वथनांक क्या होगा। तो एक चीज़ और ध्यान दीजिए, डेल्टा टी बी, देखो डेल्टा टी बी इक्वल क्या होता है, टी माइनस टी नॉट होता है ना। तो कभी कभी डेल्टा टी बी आपको दे देंगे या निकलवा करके आपसे पूछ सकते हैं बिलियन का क्वथनांक क्या होगा। ये विलायक का क्वथनांक, विलायक मान लीजिए जल है, तो बिलियन का क्वथनांक क्या होगा, तो घटाना पड़ता ना। तो इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा, इतना आएगा। और बहुत सारे क्वेश्चंस है आपके बुक में, आप लगाइए। और अगली कोलिगेटिव, 2 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अभी बाकी है, डिप्रेशन ऑफ क्या नाम है, फ्रीजिंग पॉइंट और ओस्मियोटिक प्रेशर, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। और वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और साथ में बेल जो आइकन है उसको आप दबाइए, ताकि हमारा जो नोटिफिकेशन है जल्दी से जल्दी आपको मिले। तब तक के लिए नमस्ते।